हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य। तो आज से हम लोग मुगल साम्राज्य स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। LTGIC जो भी TGT PGT के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुगल साम्राज्य, जहाँ से 2 से 4 सवाल जरूर पूछे जाते हैं दोस्त। तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं TGT PGT और LTGIC के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे पहला शासक दोस्त जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इसने कब से कब तक शासन किया था भैया? तो 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया था। तो आइए देख लेते हैं। बाबर का जन्म 1414 फरवरी 1483 ईस्वी को माओ रावनहर ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना की जागीर का मालिक था, तथा उसकी माता का नाम तुगलक निगार खान था। बाबर पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त सम्मिश्रित थे। बाबर ने जिन नवीन राजवंशों की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर का भारत पर आक्रमण, मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों के से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफवी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर को उज़्बेक सरदार शैबानी खान ने बार बार पराजित किया था। उसने अपने पैतृक सिंहासन को प्राप्त करने के विचार को छोड़कर दक्षिण पूर्व अर्थात भारत में अपना भाग आजमाने के लिए विवश कर दिया। इसी कड़ी में बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप उसने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। बाबर जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर, विच्छिन्न बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात व बहनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी तथा इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी ने दिया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा अन्य किसी में भी स्रोत से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं। मिस्र बाबर ने पानीपत की विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। इस प्रकार पानीपत की विजय उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में उसे भेरा के किले को भी जीता था। बाबर अपनी आत्मकथा में कहा है कि उसने जिस भेरा के किले को जीतने में उसे सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर की विजय के मुख्य कारण उसका तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था।
दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की उस्मानी विधि कहा जाता है। इस विधि में उस्मानी विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग उस्मानों ने सफवी शाह इस्माइल के खिलाफ युद्ध में किया था। बाबर ने दोगलमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। पानीपत युद्ध में बाबर को तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक दो योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के मुख्य कारण एकता का अभाव, अकुशल सेनापति तथा अफगान सरदारों का उसमें शुद्धता थी। पानीपत के युद्ध के परिणाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं था। परिणामस्वरूप इस युद्ध में भारत भाग्य नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया। पानीपत युद्ध के विजय में उपलक्ष्य बाबर ने काबुल में प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया। अपनी उदारता के कारण बाबर को कैलेंडर भी कहा जाता था। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निर्णय था। राणा सांगा और बाबर के बीच शक्ति प्रदर्शन आगरा से 40 किमी दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 को हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खानवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने भाग लिया था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद गाजी योद्धा एवं धर्म प्रचारक दोनों की उपाधि धारण की थी। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने बाबर एवं राणा की सेनाओं में 12 का अनुपात बताया, जो अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। बाबर 29 अप्रैल 1528 में चंदेरी पर अधिकार हेतु मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय पराजित हुआ। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने के सहायक सिद्ध हुआ। बाबर इस युद्ध में अवसर पर भी जिहाद का नारा दिया था और युद्ध के पश्चात राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। चंदेरी युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया था। बाबर 6 मई 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। अब उसके साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार तक तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई थी। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। आगे उसने आगरा में 26 दिसंबर 1530 में आगरे में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया दिया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद कहा था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं, जिसका उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। बाबर ने भारत आगमन के पश्चात कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार उत्तरी भारत में काबुल और कंधार सम्मिलित किए। बाबर अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। दोस्तों भारत का तत्कालिक राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों, फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया है। कुछ इतिहासकार बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष को मानते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया, जबकि उससे पूर्व के शासक अपने को सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया जिसे नूरे अफगन कहा जाता था। बाबर के सड़कों को नापने के लिए गज सिकंदरी नामक माप का प्रयोग किया, जो कालांतर तक चलता रहा। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद स्किन
स्किन सहित अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी और श्रीमती बेवरीज ने अंग्रेजी में किया। सर्वप्रथम अकबर के समय में फायंदा खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया। एल्फिंस्टन ने इसकी आत्मकथा के बारे में लिखा है कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है। बाबरनामा वाक़ियात बाबरी के नाम से ख्यात है। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा का संकलन करवाया। बाबर ने मुबय्यान नामक एक पद्य शैली का विकास किया। उसने रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबर के बारे में नीलपुर ने लिखा है कि बाबर वाज अ मेयर सोल्जर फॉर फॉर्चून एंड नॉट द फाउंडर ऑफ द एम्पायर। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।